Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes. तो ऑलरेडी हमने सेशन 2024 से 25 के लिए लेक्चर्स जो हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो है केमिकल काइनेटिक्स। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया तो उसमें मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि इतने लंबे समय के गैप के बाद, 1 साल के गैप के बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो कोई देखेगा भी। बट आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे सच में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पॉजिटिव वाइब देती है, मोटिवेशन देती है कि हाँ, बच्चे एक्चुअली में वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं। और मैंने 1 साल के गैप के बाद वीडियोस अपलोड किया तो स्टिल अभी भी दूसरी तरफ कुछ बच्चे हैं जो चैनल से पढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, दिल से आप लोगों को थैंक यू। तो अब हम लेक्चर नंबर 2 में केमिकल काइनेटिक्स के आगे के टॉपिक्स से प्रोसीड करेंगे। तो पिछले जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, रेट के बारे में पढ़ा हमने कि रेट क्या होता है। तो इस तरीके से मैंने रेट पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसका ग्राफ कैसा आता है, यूनिट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि जब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, जब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो मैं ये एग्जांपल कई बार देती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, तो पैसे को ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप मुझे पैसा देना चाहते हैं तो आप मुझे चेक के थ्रू दे सकते हैं, आप मुझे यूपीआई कर सकते हैं, आप मुझे कैश दे सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मोड हैं पैसे ट्रांसफर करने के। सिमिलरली अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो किसी भी रिएक्शन के रेट को पढ़ने के भी 2 तरीके होते हैं। और वो कौन कौन से पढ़ते हैं मेजरली? एक होता है हमारे पास एवरेज रेट, नाम में ही मतलब छुपा है, एवरेज निकालना आता है ना। तो एवरेज रेट जो होता है ये हमेशा इंटरवल के बीच में निकलता है, इन बिटवीन द इंटरवल्स, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? ये हमारा पर्टिकुलर किसी एक ही टाइम पे निकलेगा, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट पी बना रहा है। तो किसी टाइम 0 पे, टाइम को हम मिनट में स्टडी कर रहे हैं, तो किसी टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन है 100 मोल पर लीटर, प्रोडक्ट अभी बना नहीं क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुई। फिर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए 15 मिनट के बाद हमने देखा इसकी कंसंट्रेशन हो गई 90 मोल पर लीटर, ये कुछ बन गया 10 मोल पर लीटर, ठीक। फिर हमने देखा कि 25 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 85 मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 15 मोल पर लीटर। फिर हमने देखा 45 मिनट के बाद, जरूरी नहीं है कि आपको सेम गैप लेना, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने 25 के बाद 45 मिनट पे देखा तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 70 मोल पर लीटर और इधर कितनी है 30 मोल पर लीटर। अब एवरेज रेट अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट फिर से मैं आपको वही कहूंगी कि रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में निकाला जा सकता है। तो अगर आप किस में देख रहे हो? रिएक्टेंट के टर्म्स में देख रहे हो, तो आप क्या करोगे? C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। अब देखो C1 अगर सपोज ये है, C2 ये है, तो आपको दिखाई दे रहा है C2 कम है, C1 कम है। हम हमेशा रिएक्टेंट के आगे क्या लगाते हैं? माइनस।
90 में से जब 100 को माइनस करेंगे -10 आएगा, और वो माइनस जो है इस वाले माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल, और क्या हो जाएगा, प्लस। हमेशा आपको ध्यान रखना है जो आपका रेट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नोट करके लिख लीजिए कि जो रेट है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है। अगर इसी एवरेज रेट को हमें प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालना है, तो प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या हो जाएगा आपका, प्लस में, और फिर क्या हो जाएगा, वही C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1, बट आगे क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ रही होती है, और 15 माइनस 10 अगर आप करोगे तो आपका प्लस का 5 आएगा, और आगे भी आपका क्या है, प्लस। ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एवरेज रेट निकालते हैं तो उसके आगे हम लगाते हैं डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे मैंने लिख दिया C, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, जो क्या रहेगा, C2 माइनस C1 अपॉन में आपका क्या रहेगा, डेल्टा T। और मैंने आपको बताया था कि डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा इज फॉर लार्ज चेंज। ये आपसे किसी के बीच में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे इनिशियल से 15 मिनट्स के बाद तक का भी एवरेज रेट पूछा जा सकता है, 15 से 25 का भी पूछा जा सकता है, 15 से 45 के बीच का भी पूछा जा सकता है। तो जब भी हम किसी दो टाइम के बीच में अलग अलग कंसंट्रेशन को पढ़ना चाह रहे हैं तो हम एवरेज रेट को निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, अब जैसे इंस्टेंटेनियस की बात करूं मैं कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमको बोल रहे हैं कि 15 मिनट पे ही बताओ रेट क्या है, 25 मिनट पर ही बताओ रेट क्या है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जो मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स बाय डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाय डी टी का मतलब क्या होता है, दिस इज फॉर स्मॉल चेंज। मैंने बताया था आपको लेक्चर 1 में कि डी हम कब लगाएंगे, स्मॉल चेंज के लिए, और डेल्टा हम कब लगाएंगे, लार्ज चेंज के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो प्रोसीड होती रहती है। जैसे कुछ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आप देखोगे, वो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो है उनका कभी कंप्लीशन ही नहीं होता है। तो रेट ना हमेशा सेम नहीं रहता, रेट हमेशा सेम नहीं रहता। शुरू में जब नंबर ऑफ कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होता है, रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ समय के बाद आपको रेट थोड़ा कम देखने को मिलेगा, कुछ समय के बाद रेट आपको थोड़ा और कम देखने को मिलेगा। तो रेट की वैल्यू ना कभी भी फिक्स नहीं रहती है, रेट की वैल्यू चेंज करती रहती है, वेरी करती रहती है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे क्या निकालते हैं, रेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर हम किन्हीं दो इंटरवल के बीच में रेट निकाल रहे हैं, किसी भी दो इंटरवल के बीच में रेट निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिया है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring concentration of N2O5 in the solution। कह रहे हैं N2O5 का डीकम्पोजिशन हो रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को। ठीक है, टेम्परेचर दिया जिसका फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। फिर कह रहे हैं कि शुरू में कंसंट्रेशन जो N2O5 की थी वो कितनी थी, 2.33 मोलर। ठीक है, तो ऐसे लिख लेती हूं मैं, N2O5 है, टाइम जीरो पे, इनिशियली का मतलब क्या है, टाइम जीरो पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2.33 मोलर। एंड आफ्टर 184 मिनट्स, फिर समय बीता और 184 मिनट के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है घटकर कितनी हो गई है, 2.08 मोलर। घट क्यों रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट है। ठीक है ना, रिएक्टेंट है इसलिए घट रहा है। फिर कह रहे हैं जो रिएक्शन हो रही है वो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रेट, आपसे क्या कहा है, एवरेज रेट निकालिए फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, घंटे में भी निकालना है, मिनट में भी निकालना है और सेकेंड में भी निकालना है। फिर आगे पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है इस पीरियड के दौरान, वो भी आपको बताना है। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज लंबा चलेगा, चलिए शुरू करते हैं।
क्योंकि हमको क्या बोला है, एवरेज रेट निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, एवरेज रेट के लिए क्या करेंगे हम, रिएक्टेंट का है तो माइनस लगाएंगे, डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी। क्या मैं यहाँ पे कुछ और लिखना भूल रही हूँ, बताइए। कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट निकालते समय हमेशा क्या लेते हैं हम, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके आगे का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो वो क्या चला जाएगा, रेसिप्रोकल में। इसको लिखना अगर भूल गए तो पूरा न्यूमेरिकल गलत है, फिर तुम 10 मिनट 15 मिनट कितना भी लगा लो, आगे की सब कैलकुलेशन गलत आएगी। ठीक है, तो माइनस हाफ डेल्टा सी, मैंने आपको क्या बताया था, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। इसको सॉल्व करेंगे तो C ये क्या है हमारा C1, ये क्या है हमारा C2, तो C2 हमारा कितना है 2.08 माइनस C1 कितना है हमारा 2.33 डिवाइड बाय T2 कितना है हमारा, दिस इज T2, दिस इज T1। T2 कितना है हमारा 184 और T1 कितना है हमारा 0। ठीक, अब 33 में से 8 गए, कितने बचे 25। ठीक है, आप चाहो तो इसको करके भी आप देख सकते हो, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 गए 5, इधर कितना आएगा 2 और इधर ये। ठीक है, तो 33 में से 8 गए 25 आपका बचा, और उसके बाद छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस में आएगा, तो वो माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो हाफ इंटू में 0.25 डिवाइड बाय 184। 184 मैंने क्या लिया है, 184 मिनट्स लिया है, कहीं पे था ना, ये रहा 184 मिनट्स लिया है। तो इस समय जो मैं रेट निकाल रही हूँ अब मिनट में आएगा। ये क्या चल रहा है ऊपर, मोल पर लीटर, और नीचे क्या चल रहा है, मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 2 0 लगा लेते हैं, तो क्या बन गया ये 25 डिवाइड बाय 2 इंटू में 184 इंटू में 10 की पावर 2। पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, नीचे 2 0 आ गई। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, इसको ना बड़ी टर्म बना लेते हैं, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। इस 10 की पावर को ऊपर भेज दो, कितना आ गया 10 की पावर -2। अब इसमें से और 10 निकाल लो, कैलकुलेट करने में इजी रहेगा आपको, तो ये हो जाएगा 2500 कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 डिवाइड बाय नीचे कितना चल रहा है 2 इंटू में 184। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, वैसे चाहो तो इसको भी वैसे भी काट के छोटा कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, 1250। फिर 2 से काटो, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 25। ठीक है, अब इसको देख लो, 92 से इसको डिवाइड करके देखो 625 को, 7 दूनी 14, 9 7 63, 64, 6 दूनी 12, 45, 9 छिक 54, 55, 6 पे गया तो 552 माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, फिर 12 में से 5 गए 7, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर ये आपका जाएगा 9 2 8 दूनी 16, 9 8 72 और 1 73, तो ये आपका 7 पे जाएगा। 10 में से 4 गए 6, 12 में से आपके 4 गए 8। ठीक, फिर उसके बाद 0 9 पे जाएगा, तो नहीं 18। ठीक है, तो ये 9 पे चला गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कर लेना आप सॉल्व, तो ये आएगा 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स
मिनट इनवर्स। आई थिंक यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं, नोट करिए। ठीक है, कर लिया नोट? साथ साथ आप नोट करते रहा करो, क्योंकि अब मैं जैसे कैलकुलेशन करती हूँ ना तो मुझे मिटाना भी होता है। अच्छा, तो ये हमारा ये वाला हो गया, जो हमें एवरेज रेट निकालना था, किसमें निकालना था? मिनट में, मिनट वाला हो गया। अब उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे। आप सभी बच्चों को पता है क्या कि 1 मिनट के अंदर कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना? तो ये हमने क्या रखी थी? कॉन्सेंट्रेशन, है ना? ये कॉन्सेंट्रेशन था। और ये हमारा क्या था? 184 जो था, मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी था, ये हमारे मिनट थे। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, और अगर 184 मिनट की बात करें तो उसके अंदर कितने सेकंड्स होंगे? 184 इंटू में 60 सेकंड्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको 184 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आंसर हमारा किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो ये तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया। तो अगर मैं इसी को 6.79 इंटू 10⁻⁻4 को डिवाइड बाय 60 कर देती हूँ तो फिर ये हमारा किस में आ जाएगा? सेकेंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक, तो अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से एक जीरो को ऊपर भेज दीजिए। 6.79 बाय 6, 60 था ना, मैंने इसको 6 इंटू में 10 कर दिया और 10 को ऊपर भेज दिया। तो क्या हो गया? वो 10 ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो -5। अब देखो इसको डिवाइड कर लो, कितना इजी है। इसको डिवाइड कर लीजिए। मैं जब कैलकुलेशन करती हूँ, अगर आपकी कैलकुलेशन हो जाती है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या वीडियो अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो आप उसको 1.5 या 2 की स्पीड पे देख सकते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे गया, ठीक, फिर पॉइंट आ गया, फिर 1 पे गया, ये आ गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर उसके बाद इतना बहुत है, हाँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक निकाल लिया करो। तो ये कितना आ गया आपका? 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पता था 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब अगर मुझे, ये हमने सेकेंड वाला भी कर लिया, ठीक, अब मुझे किस में निकालना है? घंटे के हिसाब से निकालना है। अब हमको पता है कि अगर हम बात करें 1 आवर की, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। अब मुझे आर को मिनट में नहीं करना है, मिनट को आर में करना है। तो ये 60 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 1/60 आवर्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो मतलब कि मिनट को अगर घंटे में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा 184 मिनट था, ये 184, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगी तब मेरा क्या आएगा? घंटे में आएगा। अब वो 60 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है ना, नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते तो उल्टा हो जाएगा। तो ये आपके पास डिवाइड बाय 60 है, ऊपर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो पिछले वाले आंसर को जब हमने 60 से डिवाइड किया था तो सेकंड में आया। अब इस वाले को आंसर को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो घंटे के हिसाब से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में 60 करेंगे तो आएगा मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। ठीक, तो अब देखो, इसका एक 10 यहां से उड़ा दो, यहां से 10 उड़ाओगे, ये 60 को कैसे लिख सकते हो? 6 इंटू में 10, तो वो 10⁻1 है, यहाँ -4 है, तो कितना हो जाएगा ऐड होके? -3। भाई पता है ना, जगह नहीं है, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ। जैसे 10⁻⁻4 है, इंटू में 10⁻1 है, तो बेस क्या है? सेम। तो बेस सेम है, -4 + 1 कितना आ जाएगा? 10⁻⁻3। तो ये कितना आ गया आपका? 10⁻⁻3।
6.79 इंटू में 10 की पावर -3 और यहाँ 6 बचा, उस 6 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे। 6.79 मल्टीप्लाई बाय 6, करो मल्टीप्लाई। 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 7 छिक 42 और 5 47, 6 छिक 36 और 4 40। ठीक, फिर पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट्स है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 40.74 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। पर हमेशा एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पता नहीं इतने नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4.074 इंटू 10 की पावर, लेफ्ट में जब करेंगे तो क्या होगी, पावर बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, -2 मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट करिए। कर लिया नोट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आर्स में भी इस आंसर को निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम आगे, यहां से मिटा देते हैं। उसके बाद अब हमें आगे क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, अब हमें निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2O यानी कि इसका निकालना है। तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, -12 D N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन में dt, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस का 1/4 D NO2 की कंसंट्रेशन बाय dt, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का DO2 की कंसंट्रेशन बाय dt। तो रेट इसके बराबर भी है और रेट इसके बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वेट कर सकते हैं। और इतनी देर से हम यही तो निकाल रहे थे, ये क्या था, माइनस का हाफ, फिर यहाँ पे डी लगाया है स्मॉल चेंज, यहाँ पे डेल्टा लगाया फॉर लार्ज चेंज, पर है तो यही चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो ये जो हम इतनी देर से पूरा सॉल्व कर रहे थे, मिनट में, सेकंड में, आवर्स में, ठीक है, मिनट वाले को ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको जनरली मिनट में दिया है, तो मिनट वाले को मैं पिक कर रही हूँ। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक, और ये किसके बराबर है, इसको छोड़ दो, अभी इसका काम नहीं है ना, तो इसको छोड़ दो, मतलब आप काटा मत मारना, कॉपी में लिखे रखना। तो ये किसके बराबर है, 1/4 D NO2 की कंसंट्रेशन बाय dt। ये 4 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू में 6.79 इंटू 10 की पावर -4 किसके बराबर आ गया आपका, D NO2 की कंसंट्रेशन बाय dt। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 6.79 इंटू में 4, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 29 30 31, ठीक, 31, फिर उसके बाद 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया, 27, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो 27.16 इंटू 10 की पावर -4, फिर हम, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 27.16 इंटू 10 की पावर -4। फिर हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में जब डेसिमल को शिफ्ट करते तो पावर बढ़ती है, तो कितना हो जाएगा 2.716, आप इसे 2.72 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, 2.72 इंटू में पावर बढ़ेगी तो कितना हो गया, एक बढ़ रही है, -3, -3 बड़ा होता है ना -4 से, और यूनिट क्या आ गई हमारी, यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, तो हमने रेट को भी यहाँ पे निकाल लिया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12th बोर्ड के लिए।
तो हमें कह रहे हैं इन अ रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन है जिसमें 2A हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट्स दे रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि शुरू में जब टाइम 0 था तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.5 मोल पर लीटर थी, और 10 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन 0.5 से घट के कितनी हो गई, 0.4 मोल पर लीटर हो गई। ठीक है, रिएक्टेंट है तो क्या होगा, कंज्यूम होगा। अब हमसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इंटरवल बोल दिया तो यानी कि कौन सा रेट आपका निकलेगा, एवरेज रेट निकलेगा। अब रेट निकालेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट है, कंज्यूम होता है, माइनस, अब ध्यान रखना है यहाँ पे कोफिशिएंट है, पिछले वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट नहीं था इसलिए नहीं लिया था, यहाँ पे है तो यहाँ पे लेंगे। तो 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, और आपका ये हो जाता है dx/dt। ठीक है, तो मैं सीधा चेंज लिख देती हूँ। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, तो एवरेज रेट इक्वल टू माइनस का हाफ, C2 माइनस C1 करेंगे तो ये हो गया आपका 0.4 माइनस 0.5, और ये हो गया 10 माइनस 0 तो 10। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, ये आएगा माइनस का 0.1, और फिर माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना है 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी क्या आ गया 10, तो 1/2 है, और इस 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाइए -2, एक 10 यहाँ से ले लीजिए तो 10 इंटू में 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 2, तो कट के कितना आ गया आपका 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स, और टाइम किस में दिया था, मिनट, तो ये आपका क्या आ गया, मिनट इनवर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन हमें दिया है कि रिएक्टेंट R है जो प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। मतलब कि टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन थी 0.03 मोलर, और फिर 25 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.02 मोलर। और हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है, बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले मिनट में दिया गया है टाइम, तो हम मिनट के हिसाब से निकाल लेते हैं। एवरेज रेट निकालेंगे, रिएक्टेंट है तो क्या आएगा, माइनस, फिर हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, डेल्टा एक्स हमारा कैसे आएगा, ये आएगा हमारा C2 माइनस C1, आप यहाँ डेल्टा C भी लिख सकते हो। डेल्टा T कैसे आएगा, T2 माइनस T1। C2 कितना है, C2 है हमारा 0.02 माइनस C1 कितना है, C1 है हमारा 0.03 माइनस 25, माइनस 0 करोगे तो 25 आएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस माइनस में 0.01, 3 में से 2 गया 1 बचे, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 1 2, तो नीचे आ गया 100, इसको ऊपर भेज दीजिए तो कितना आ गया, 1/25 इंटू में 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो गई। यहाँ से 10 निकाल लो, मतलब 10 करके 2 बार निकालो 100, ये कितना हो गया -4, और ये आ गया 25, सीधा किस पे गया, 4 पे, तो ये कितना आ गया 4 इंटू में 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक, फिर उसके बाद हमें किस में निकालना है, सेकंड में। अब आपको पता है ये कितना है, 25 मिनट, इसको अगर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। तो यानी कि ये जो हमने पूरा सॉल्व किया उसका आंसर ये है।
अगर आप इसको डिवाइड बाय 60 कर देते हो तो आपका सेकेंड में आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 60 को 6 इंटू में 10, इसको ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा आपका ये -5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर से एक 0 निकाल लो, 40/6 हो गया। ठीक, एक 0 निकाला तो ये कितना हो गया, 10 की पावर -5, फिर ये ऊपर गया तो ये कितना हो गया, 10 की पावर -1, तो कितना आ गया टोटल, 10 की पावर -6। डिवाइड करेंगे, 6 पे जाएगा, ठीक, तो ये कितना आ गया आपका 6.66 आएगा, तो 6.67 आप कर सकते हो, इंटू 10 की पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को या रेट को अफेक्ट करते हैं। तो टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में ये पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ही सीरियसली याद कर लेना, इजी है, आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 3 फैक्टर लिखे हैं। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। देखिए, जिस तरीके से मान लीजिए किसी फ्रेंडशिप को करना है, तो उस फ्रेंडशिप को करने के लिए 2 लोगों के नेचर जो है वो बहुत रोल प्ले करता है। अदर फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, पर उनका खुद का स्वभाव कैसा है वो भी रोल प्ले करता है। सिमिलरली हमारे पास जैसे 118 एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट का अपना अपना स्वभाव है। किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, कोई है जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोई है जो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कोई होगा जो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो हर किसी की अपनी खुद की एक यूनिकनेस है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो वीक बॉन्ड बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं, फिर नए जल्दी पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे तो नए बॉन्ड जल्दी बनाएंगे। कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, स्टेबल हैं, तो जल्दी से टूटेंगे नहीं तो फास्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो हर एलिमेंट जो है, मतलब चाहे आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो किसी ना किसी एलिमेंट के एटम से बना है, तो हर एलिमेंट जो है उसका अपना खुद का एक स्वभाव होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शन की स्पीड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड है जो रिएक्शन की, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है किससे, बाय द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब जो उनकी किसी भी सब्सटेंस की जो भी रिएक्टिविटी है, रिएक्ट करने की क्षमता है, वो इस पे डिपेंड करती है कि वो कितने एक्सटेंट तक कोई स्पेसिफिक बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब बना रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि क्या है, NO रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। दोनों रिएक्शन दिखने में क्या है, सिमिलर, बट ऊपर वाली रिएक्शन जो हमारी होती है वो क्या होती है, फास्ट, और दूसरे वाली जो रिएक्शन है हमारी वो क्या होती है, स्लो। तो सिमिलर से दिखने वाली रिएक्शंस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम स्पीड की होगी। जब नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, कार्बन जब एक अलग एलिमेंट है, तो इनकी रिएक्टिविटी करने की क्षमता भी क्या रहेगी, अलग। ठीक है, तो पहला फैक्टर कौन सा है, उनका नेचर, स्वभाव। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन का रेट कम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट के। रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो किसकी है, रिएक्टेंट की है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट के। क्यों, देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होगी, जब हमारे क्या ज्यादा होंगे, मोल्स। और मोल्स अगर ज्यादा हैं तो हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट के मोल्स अगर ज्यादा हैं तो क्या होंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होंगे तो उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा है तो प्रोडक्ट बनाने की क्षमता भी उनकी क्या रहेगी, ज्यादा।
तो जाहिर सी बात है उनका रेट भी क्या हो गया, ज्यादा। तो जितना ज्यादा आपके रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रहेगी उतना ज्यादा क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए जो भी रिएक्शन शुरू शुरू में जब आप उसका रेट निकालोगे, रेट उसका ज्यादा आएगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, तो रेट भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक। फिर तीसरा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है हमारी जो लाइट की प्रेजेंस में होती भी नहीं है। अच्छा वो चलो उसको अलग फैक्टर में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है हमारी जो इनिशिएट नहीं होती, पर अगर हम उसको हल्का से टेम्परेचर दे दे तो फिर वो रिएक्ट करने लग जाती हैं। आपने देखा बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, दवाइयाँ यूज करते हैं, जिनको लिखता है कि जिनके ऊपर लिखा होता है कि कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से उसको दूर रखिए। कुछ क्रीम्स होती हैं हमारी, ठीक है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिसको शैम्पू के, कंडीशनर हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिनको बोलता है कि आप उसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखिए। क्योंकि लाइट जब मिलती है तो लाइट से क्या हो रहा है, उनको टेम्परेचर मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो वो आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और रिएक्ट करके फिर वो कुछ और प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर का भी यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो आपका टेम्परेचर में बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है with increase of temperature. In most of the cases, the rate of reaction becomes nearly double for 10 degree rise of temperature. ठीक है। ये क्या देखा गया है कि जैसे मान लीजिए सपोज आपका टेम्परेचर था 40 डिग्री, ठीक, और उस समय रेट था, रेट की वैल्यू है 20, आपने उसको 10 डिग्री बढ़ाया, रेट डबल हो जाएगा 40। आपने टेम्परेचर और 10 डिग्री बढ़ाया, रेट उसका और डबल हो जाएगा 80। आपने टेम्परेचर और 10 डिग्री बढ़ाया, रेट हो जाएगा उसका और डबल 160। तो बहुत सारी रिएक्शंस में ऐसा देखा जाता है कि जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट डबल हो जाता है। कुछ केसेस में ट्रिपल भी होता है, बट वो हम ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं। आप 12th के हिसाब से बस इतना ध्यान रखिए, हर 10 डिग्री राइज पे रेट हमारा क्या हो जाता है, डबल। ठीक है, इसे नोट करिए। नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो फोर्थ फैक्टर है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्टेंट के बीच में आपस में रिएक्शन करवा रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ रिएक्टेंट्स बड़े जिद्दी होते हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपनी फॉर्म में स्टेबल है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है कि वो क्या करेगा, रिएक्टेंट ए को लाएगा, रिएक्टेंट बी को लाएगा, अपना सरफेस प्रोवाइड कराएगा, उनके बीच में बॉन्ड बनवाएगा और फिर उसको अपने सरफेस पे से हटा देगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है इसमें एडिशन रिएक्शन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हाइड्रोजन को हमें ऐड करना है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और हमने यहाँ पर कैटलिस्ट ले लिया, जैसे रेने निकल ले लिया, प्लैटिनम ले लिया, पैलेडियम ले लिया। तो ये हाइड्रोजन एक यहाँ ऐड होता है, एक यहाँ ऐड होता है, और ये क्या बनाता है, अल्कीन से अल्कीन। तो कैसे हो रही है रिएक्शन, एक्चुअली में जो कैटलिस्ट है, जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक रिएक्टेंट है उसको अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिएक्टेंट है उसको अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा, उनके बीच के बॉन्ड को वीक करेगा, उनकी आपस में क्या कराएगा, रिएक्शन, और जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको अपने सरफेस पे से फिर हटा दे। ठीक है, तो ऐसे कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट अपने अंदर कोई चेंज वो नहीं आने देता। नोट करके आप लिख लीजिए कि जो पाउडर कैटलिस्ट होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को एनहांस कर देते हैं। लास्ट हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो नहीं हो रही होती, बट अगर आप उसमें लाइट डालोगे तो रिएक्शन होने लग जाती है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती रहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें दवाइयाँ वगैरह होती हैं हमारी, या क्रीम्स वगैरह होती हैं, या खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो कहते हैं उसको डायरेक्ट सूरज की रोशनी से हमें दूर रखना चाहिए क्योंकि वहाँ से उनको क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या कर रहा है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, 2HCl गैस। तो ये रिएक्शन जो है वैसे नहीं होगी, बट आप लाइट डालोगे तो हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस।
ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो लाइट की प्रेजेंस की वजह से हो रही होती हैं। तो हमने टोटल कितने फैक्टर्स पढ़े? 6 फैक्टर पढ़े। 6 के 6 फैक्टर आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, वो बहुत रोल प्ले करता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में। दूसरा क्या पढ़ा हमने? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट होगी, कंसंट्रेशन होगी, रेट उतना ज्यादा होगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर, की हर 10 डिग्री राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता चला जाता है? डबल। टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट बढ़ता है। फिर चौथा हमने क्या पढ़ा? कैटलिस्ट, की कैटलिस्ट अगर डाल देते तो उससे भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। फिर हमने फिफ्थ क्या पढ़ा? सरफेस एरिया, कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का सरफेस एरिया होगा, रिएक्शन हमारा उतना ही फास्ट होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सरफेस एरिया ज़्यादा होने से नंबर ऑफ कोलिजन, जो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा कोलाइड करने के लिए उसको सरफेस प्रोवाइड हो रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है आपका वो बढ़ जाएगा, इफेक्टिवली बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें अगर हम लाइट डालें तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ा देते। ठीक है, तो नोट करिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ क्या है? यहाँ से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑल्दो रेट लॉ क्या होता है, या स्टेट द रेट लॉ, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, मतलब क्योंकि बहुत इजी है। बाकी अगर पेपर में आ भी जाए तो आपको पता है अगर रेट लॉ को कैसे एक्सप्रेस करना, तो आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, बच्चे ना मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि मैम ये वाला जो आप सीरीज़, इस सेशन का सीरीज़ बना रहे हैं और जो पहले आपने काइनेटिक्स रिकॉर्ड करके डाल रखा है पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स में, तो वो अलग है या सेम है? देखिए, टॉपिक कभी चेंज हो सकते हैं क्या? एनसीईआरटी क्वेश्चन कभी चेंज हो सकते हैं? नहीं। तो अगर आपको जैसे टाइम का शॉर्टेज है, या फिर आपको मतलब टाइम शॉर्टेज है और मैं क्योंकि अपनी स्पीड से वीडियोस बनाती हूँ, तो आप पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं, वो भी आपके लिए 100% बेनिफिशियल रहेंगे। ये जो मैं आज दोबारा से इस सेशन के लिए बना रही हूँ, वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि मैम इस साल का बना दो, इस साल का बना दो। देखो, इन बच्चों को मैं स्पेशली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे पिछले सालों के वीडियोस उठा के और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आप करते हो, तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम या फुल में से फुल नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ अब पेपर का थोड़ा पैटर्न बदल गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गया है पेपर, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप कौन सी बुक अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बट मेरे वीडियोस चाहे आप पुराने देखो चाहे आप लेटेस्ट देखो, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने ख़राब हो गए हैं या नए में कोई बहुत अच्छी सी वो चीज़ है, ऐसा नहीं है। पुराने जितने इम्पोर्टेंट है नए वाले भी उतने इम्पोर्टेंट है, नया जितना इम्पोर्टेंट है पुराना भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज नहीं है तो आप जो मैं इस सेशन के नए बना रही हूँ आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा है, मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश ये की है कि पिछले वालों में क्या होता था कि कंटेंट के साथ साथ मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराती थी, यहाँ पे मैं कंटेंट के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं एक्चुअली में जहाँ मेरा घर है और जहाँ मैं जॉब करती हूँ वो दोनों अलग स्टेट में है। ठीक है, तो मेरा बहुत क्या काफ़ी सारी बुक्स जो है मेरी वो दूसरे स्टेट में है और कुछ बुक्स जो है मेरी वो दूसरे स्टेट में है, तो मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सामान ले जाने में। और आपको पता भी है बुक्स, जो बुक लवर्स होते हैं उनके पास कोई 2-4 बुक तो होती नहीं, तो मेरे पास तो बुक्स की पूरी लाइब्रेरी है। तो अब वो मैं लाइब्रेरी ले के तो बार बार इधर उधर नहीं घूम सकती क्योंकि बुक्स का बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। बट ये उस बच्चे का आंसर था जिसने ये बोला था कि मैम पिछले वालों से डिफरेंट है क्या? अगर आप पिछले से पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली पिछले से पढ़ सकते हैं।
दूसरी चीज़, बच्चे ना मुझे कमेंट करके बोलते रहते हैं कि मैम आपने डेली वीडियोस डाला करो। देखो मुझे प्लीज़ आप इस तरीके के मैसेज मत किया करो, क्योंकि मैं डेली वीडियोस नहीं डाल सकती। ऑल्दो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस डालूँ, बट मैं डेली वीडियोस नहीं डाल सकती। मेरा जो वर्क शेड्यूल है, वर्क रूटीन मेरा जो रहता है, जिस वर्क कल्चर में मैं काम करती हूँ, वो मुझे अलाउ ही नहीं करता कि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। अगर आपके पास अभी नहीं होता, आपके एग्ज़ाम सर पे होते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बना रखी हैं 12th की ऑलमोस्ट हर चैप्टर की, वो आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग जो रिड्यूस सिलेबस है, उसकी मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर की वीडियोस ज़रूर एक ना एक बार तो बना रखे, तो आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हो। कंटेंट कभी नहीं बदलता, NCERT क्वेश्चंस कभी नहीं बदलते, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या कहते हैं मैम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए हम लोग क्या करें। देखिए 100 आउट ऑफ 100 स्कोर तो मेरे 100 तो आउट ऑफ 100 तो मेरे भी नहीं आए थे, ठीक है। तो क्या क्या आप बेसिकली कर सकते हो, सबसे पहले आपकी टॉपिक पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपका बिल्कुल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मैं कभी आपको ये नहीं कहती कि मेरे चैनल से पढ़ो, आपको जिस टीचर का समझ में आता है, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुसता है, आप उस टीचर का उस चैनल से पढ़िए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको मेरा समझ आता है, मुझसे पढ़िए, किसी और टीचर का समझ में आता है, उससे पढ़िए, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। कि आप मतलब इधर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई थिंक वो आप समझ गए होंगे। तो अपना टाइम मत वेस्ट करिए इधर उधर, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, चाहे आपका वो व्हाट्सएप हो गया, चाहे दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो गया। अगर आप 12th में हैं और आप JEE एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। दूसरी चीज़, NCERT क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ने, चाहे वो इंटेक्स सॉल्व अनसॉल्व हो, चाहे आपके NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन हो। केमिस्ट्री में NCERT की बहुत अहमियत होती है, उसको बहुत सीरियसली आपको लेना है। NCERT इज़ लाइक अ भगवान फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, ठीक है। तीसरी चीज़, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जब आने लग गए, असर्शन रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, MCQ में आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, पैसेज जो आने लग गए उसमें प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप अच्छी अच्छी बुक्स लीजिए और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मेरा पढ़ाना हो गया, या किसी भी टीचर का पढ़ाना हो गया जहाँ से आपको समझ में आता है, नोट्स अच्छे से बनाओ, बार बार रिवाइज़ करो, NCERT क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए आप बुक लेना, पर बाद में लेना। लाइक अभी तो मैं वीडियो जैसे जून के महीने में बना रही हूँ, तो इस समय जून का महीना चल रहा है जब मैं बात कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा काम डाउन, थोड़ा सा ठहराव ले आइए, पहले तो कुछ चैप्टर्स कर लीजिए, उसके बाद जब आपके पास अगस्त सितंबर के आसपास है ना, आप बुक लीजिए, उसमें से अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हाँ, और एक कुछ बच्चे भी ये भी कमेंट करते हैं कि मैम आपकी वीडियोस हम नीट के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो, आप JEE के बच्चे हो तो भी देख सकते हो, आप नीट के बच्चे हो तो भी आप देख सकते हो, बस बशर्ते नीट और JEE के जो बच्चे हैं उनको आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा और एफर्ट डाल के DPP वगैरह हो गया, या आपकी जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, ये आपको मेंटेन रखना है डेली, ठीक है। डेली का मतलब डेली, कभी भी ये नहीं कि हाँ सोच रहे एक हफ्ते में एक बार ये करे एक बार ये करे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अब रेट लॉ की बात करते हैं। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेस करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आप कहोगे मैम रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने पहले भी निकालना सीखा था, है ना, तो इसमें क्या है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को ही एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर। हर रिएक्टेंट की टर्म जो है कंसंट्रेशन की, मोलर कंसंट्रेशन की, उसकी कुछ पावर होगी जो आपकी मे और मे नॉट बी सेम एज द सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोल गया ये? सब सर के ऊपर से गया है ना। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। A और B रिएक्टेंट है, C और D जो है वो आपके प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ये आपके क्या है? कोफिशिएंट है। अब अगर हम रेट की बात करें, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला क्या था? नेचर, दूसरा क्या था? कंसंट्रेशन। मैंने आपको कहा था कि रेट उतना ज़्यादा होता है जितनी ज़्यादा क्या होती है?
कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होंगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, मोल्स, जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में उतना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे और उनका रेट बढ़ जाएगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की, तो ए भी है और बी भी है। ठीक, इसकी पावर जो है ना, इसकी मोलर कंसंट्रेशन की और ए वाले की और बी वाले की जो मोलर कंसंट्रेशन है, इनकी पावर में कुछ रहेगा, ए बी लिख लो, अल्फा बीटा लिख लो। तो ये कह रहे, चलो मैं अल्फा बीटा लिख देती हूँ। ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे पावर में लगे ना कोफिशिएंट, ये इस ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के, स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है, के को, के और ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। इस ए को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर हम ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को 1 ले लें, यूनिटी ले लें, तो यही रेट हमारा किसके बराबर आ जाता है, के। यही रेट हमारे किसके बराबर आ जाता है, के, यानी कि रेट कांस्टेंट के या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट के। तो अगर आपसे कभी पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि क्या है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ये हमारा के जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट, ये हमारा रेट ही है, is the rate when the concentration of reactants is taken as unity। ठीक है, तो इसको आप रेट कांस्टेंट बोल लो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल लो, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल लो। ये क्या है, ये आपका रेट ही होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपकी हम क्या लेते हैं, यूनिटी 1 लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। पर ऑर्डर को निकालते कैसे वो देख लेते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो देखिए क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स या फिर पावर्स टू विच the concentration terms in the rate law equation are raised to express the observed rate of the reaction is called order of reaction। ठीक है, जैसे आपको किसी ने रेट लॉ लिख के दे दी कि रेट इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन है उसकी पावर है अल्फ़ा और बी की कंसंट्रेशन है उसकी पावर है बीटा। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं कि आपको ऑर्डर बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए ओनली। ठीक है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए ओनली हमारा क्या हो जाएगा, जो भी ए की पावर होगी। इस समय मैंने क्या लिखा है, अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा। फिर अगर आपसे कोई पूछ रहा है ऑर्डर बताइए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप देखेंगे बी की पावर क्या है, तो हो जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी ओनली क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं ओवरऑल ऑर्डर निकालिए। अगर आपसे कह रहे हैं कि ओवरऑल ऑर्डर निकालिए, तो ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब आप दोनों की पावर को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर। क्या निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, इंडिविजुअल नहीं बताना। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन।
तो पहला क्या है, रेट इक्वल टू के ए की पावर हाफ बी की पावर 3/2, ठीक है। तो निकालेंगे ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। फॉर्मूला बताना है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ए की पावर कितनी है, हाफ, बी की पावर कितनी है, 3/2। ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 3 + 1 4, ये कट गया, कितना आ गया 2। तो पहली रिएक्शन का या पहले रेट लॉ का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या निकल कर आया, 2। सेकंड देखिए, सेकंड का निकालेंगे ओवरऑल ऑर्डर, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है। ए की पावर कितनी है, 3/2, प्लस में बी की पावर कितनी है, -1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3/2 -1, सीधा पता चल रहा है 1.5, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 - 1, तो 0.5 आएगा, ठीक है। 3 में से 2 माइनस गया तो कितना आ गया आपका, 1/2। तो यहाँ से आपने एक चीज़ और नोटिस करी, क्या, ऑर्डर हमारा नॉर्मल पॉजिटिव में हो सकता है, ऑर्डर हमारा नेगेटिव में हो सकता है, ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है। तो ऑर्डर हमारा किसी भी तरीके से निकला जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ना आजकल बहुत आने लग गए। मैं ये नहीं कह रही यही क्वेश्चन आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस कराने बड़े अच्छे लगते हैं जो आते हैं आजकल, ठीक है। तो एक रेट लॉ दिया है किसी रिएक्शन के लिए, जो इन्होंने कहा है कि ये हमारी क्या है, रेट लॉ है। इसको इन्होंने रेट लॉ कहा है कि ये हमारी किसी रिएक्शन की रेट लॉ है। और कह रहे हैं हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज डबल्ड। कह रहे हैं इस H+ की कंसेंट्रेशन को अगर डबल कर दें तो इस रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, निकाल लो। रेट इक्वल टू के NO2 माइनस नाइट्राइट, NO2 माइनस को क्या कहते हैं, नाइट्राइट। NO3 माइनस क्या होता है, नाइट्रेट। ये क्या है, ये है नाइट्राइट, ठीक है। तो रेट इक्वल टू के NO2 माइनस की कंसंट्रेशन, आयोडाइड की कंसंट्रेशन एंड H+ की कंसंट्रेशन क्या बोली इन्होंने, क्या कर दी, डबल। तो हम लिख देते हैं डबल, ठीक। फिर उसके बाद ये जो 2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 2 ज़ा 4, उस 4 को आगे ले आओ। रेट इक्वल टू 4 के NO2 माइनस की कंसंट्रेशन, I माइनस की कंसंट्रेशन एंड H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कंपेयर करो, जब हमने H+ की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो आगे क्या आ गया, 4। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया रेट, 4 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन I माइनस की आधी कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, इसको हाफ करोगे वो हाफ आगे आ जाएगा, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। रेट इक्वल टू के NO2 माइनस की कंसंट्रेशन, I माइनस की कंसंट्रेशन को इन्होंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। आप इधर 1/2 भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है कि तो चीजें। H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इस हाफ को आगे ले आओ तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू में के NO2 माइनस की कंसंट्रेशन, I माइनस की कंसंट्रेशन एंड H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे इसको मेन वाले से तो आगे क्या आ गया, हाफ। तो यानी कि ये कितना हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। ये हमारा क्या था, A, ये हमारा क्या था, B। अब हम कर रहे हैं C। कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ नाइट्राइट आयन, आयोडाइड आयन एंड H+ आयन आर ट्रिपल्ड। अगर सबको 3 गुना कर दो, ठीक है। तो निकालो, रेट इक्वल टू के 3 NO2 माइनस की कंसंट्रेशन, 3
I माइनस की कंसंट्रेशन एंड 3H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो रेट इक्वल टू ये आया बाहर 3, ये आया बाहर 3, ये है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 81, ठीक है ना। ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 3 3 जा 9, और 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 टाइम्स हमारा जो है थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में 81 टाइम्स हमारा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार करने से थोड़ा सा क्या होता है, एक बेसिक आइडिया लग जाता है ना, कि कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए, 4 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ा दी, हाफ टाइम बढ़ा दी, ट्रिपल कर मतलब स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, बस ये होता है कि हाँ एक बार थोड़ा सा कर लेने से आइडिया लग जाता है, उसके बाद कभी आप अटकोगे नहीं पेपर में, ठीक है। नोट करो इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। अब कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, काइनेटिक्स है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, और हमें पता ही नहीं होता कि कौन से ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएं, जीरो ऑर्डर का लगाएं, फर्स्ट ऑर्डर का लगाएं। तो वहां पे काम आती है के की यूनिट। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू गिवन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू गिवन है तो यूनिट भी होगी, और के की यूनिट से हम पता लगा लेते हैं कि गिवन क्वेश्चन, जो भी हमको गिवन प्रॉब्लम दी गई है, वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो के की यूनिट जो है उसको निकालने का एक तो पहले हम जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर हम जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की क्या क्या यूनिट होती है वो देखेंगे। एक चीज और यहाँ से पता चल गई, अगर के की यूनिट जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग आ रही है, इसका मतलब रेट की यूनिट भले ही फिक्स हो सकती है, क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मोल लीटर इनवर्स, फिर आपका टाइम इनवर्स चल रहा है, बट जो के है उसकी यूनिट कभी भी फिक्स नहीं होती। जीरो ऑर्डर के लिए अलग यूनिट रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग यूनिट रहेगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग यूनिट रहेगी, ठीक है। तो आते हैं हम अपनी प्यारी सी रेट लॉ पे। रेट लॉ हमें क्या कहता है, रेट लॉ हमें कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के और उसकी पावर उसका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर में आप कुछ भी ए बी सी अल्फा बीटा गामा एन कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर जब हम यहां से सीख लो इसको, इससे क्या है, जनरल फॉर्मूले का कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अगर तरीका समझ में आ गया तो फिर यहां से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास क्या आता है, स्मॉल के इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। रेट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रेट क्या है, पहले लेक्चर में पढ़ाया था ना शुरू में, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, यही तो हमारा क्या होता है, रेट होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ऐसे आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ चेंज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख सकते हो। इक्वल टू के इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, के को यही रखेंगे क्योंकि के तो यूनिट निकाल रहे हैं हम। ये कंसंट्रेशन वाली टर्म मल्टीप्लाई में, इसको यहां ले आओ, इक्वल के दूसरी तरफ लाओगे तो डिवाइड में चली जाएगी। तो क्या आ गया हमारा, के इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन को मैं सिर्फ कंसंट्रेशन लिख रही हूँ, ठीक है, नीचे सिर्फ मैं टाइम लिख रही हूँ, ये मैंने इसको लिखा। हाँ, इस कंसंट्रेशन को यहाँ लेके आएंगे, डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर एन। अब इसको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर -n अपॉन में टाइम। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हो, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसका भगवान क्या है, 1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ऊपर लिख दूंगी। तो K का फॉर्मूला हमारा क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम।
ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है किसका, के का। अब अगर हमें निकालना है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर मैंने क्या बताया था, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वो होता है जो हमारे पास क्या रहेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर में। तो अगर जीरो ऑर्डर है तो पावर क्या होगी, जीरो। ठीक है ना, इसको मैंने n माना तो n इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस जीरो अपॉन में टाइम। 1 माइनस जीरो 1 आ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम आ गया। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम मान लो सपोज सेकंड में ले रहे हैं, मिनट आर किसी में भी आप ले सकते हो। तो यूनिट आपकी क्या बन गई, यूनिट बन गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर आते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या है, 1। तो k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ n की जगह हमने 1 रखा है, अपॉन में टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 अपॉन में टाइम, जिसकी पावर 0 वो क्या होता है, बोलो, वो होता है 1। तो ये हो गया 1 अपॉन टाइम, यानी कि 1 अपॉन सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स जब भी आ जाए तो देखते ही पहचान जाना कि वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फिर उसके बाद है, देखो टाइम आपका सेकेंड, मिनट, आर किसी में भी हो सकता है, मैं बार बार नहीं लिख रही उसको कि मिनट में भी, जैसे इस यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स, पर ऐसे 3-3 बार कौन लिखे, तो आप समझ जाओ टाइम को हम किसी में भी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या है हमारी, 2, इधर पुट कर दो। तो k इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 अपॉन में टाइम। तो ये क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ये कंसेंट्रेशन की यूनिट लिखी है, इसकी पावर खुद ही -1 हो गया, अपॉन में टाइम हम ले लो सेकंड में। तो देखो मोल की पावर कितनी होगी भैया, मोल की पावर हो गई -1, लीटर की पावर पहले से -1 है और -1, तो क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, लीटर की पावर 1, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं लीटर, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, हाँ, और करके लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, थर्ड ऑर्डर जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद निकालना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है, पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना तुम। ठीक है, कर लिया। अभी देखो दूसरी चीज क्या है, कई बार हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो गैसियस होते हैं, और गैस का हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, है ना। तो गैस का जब हम प्रेशर पढ़ेंगे तो उसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू ATM प्रेशर, हाँ, कंसेंट्रेशन की जगह प्रेशर लेंगे, प्रेशर की यूनिट ATM। तो ATM की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर निकालेंगे तो जीरो अच्छे से साफ सुथरा अगले पेज पे लिखना, ठीक है, जो ये ATM वाला है। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास k की यूनिट क्या हो जाएगी, k की यूनिट बताओ, ATM सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, गैशियस, हाँ, ये दिस इज फॉर गैशियस, फॉर गैशियस रिएक्टेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1, तो 1 माइनस 1 0, ATM की पावर 0 यानी 1, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, ATM की पावर -1 अपॉन में आपका जो टाइम है वो किस में चल रहा है, सेकेंड में, तो आपका क्या हो जाएगा, ATM की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसका क्या निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए ATM में भी आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वैल्यू क्या आई। निकाल लोगे कि मैं बताऊं,
चलो यार निकाल देते हैं, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे कि मैडम निकली नहीं। अब हम क्या करें बताओ, बहुत दुविधा है ना। चलो पहले इसका देख लेते हैं। फॉर थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3। पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 3 अपॉन में टाइम। एक में से 3 गया, कितना बचा, माइनस का 2 अपॉन में टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर -2 अपॉन में टाइम को हम लिख लेंगे सेकेंड में। तो मोल की पावर क्या आ गई भैया, मोल की पावर आ गई -2, लीटर पहले से -1 है, -2 मल्टीप्लाई होगा तो लीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -1। एटीएम के लिए निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू एटीएम की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम, थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो एटीएम की पावर 1 माइनस 3 अपॉन में टाइम, एटीएम की पावर -2, टाइम को सेकंड में रखो, ऊपर आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो मैंने ही आपका होमवर्क कर दिया, ठीक है। होता ना बचपन में काम कराते हैं किसी से, तो तुम्हारा भी सेम बचपन है, तुम अपना काम कराते हो मुझसे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, पर कोई बात नहीं, जिन्होंने खुद निकाल लिया तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि मैम हमने खुद से निकाला, मैं पढ़ूंगी, खुश होंगी, ठीक है। अभी अभी हमने जो यूनिट निकालना सीखा, क्यों सीखा है, ऐसे थोड़ा ना सीखा है स्टंट मारने के लिए, वो यूज होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके के 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे देते हैं, के की वैल्यू दे देंगे यूनिट के साथ और पूछेंगे कि ऑर्डर बताओ, जस्ट टू चेक कि भैया आपको पता है नहीं पता है, ठीक है। तो अभी अभी हमने सारे आपके यूनिट निकाले थे और देखो ये तो कितना इजी है, मैंने आपको कहा भी था जब भी टाइम इनवर्स आए, है ना, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, तो समझ जाइए वो कौन सा है, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ये बेचारा गरीब सा, मोल पर लीटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सेकेंड इनवर्स ये क्या है, टाइम, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तभी आता है जब जीरो ऑर्डर हो। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो 0, 1 माइनस 0 1 आएगा। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स और टाइम की सेकेंड इनवर्स, है ना। तो यानी कि ये आपका कौन सा है, ये आपका है जीरो ऑर्डर। और हमेशा ध्यान रखो मोल इनवर्स में जा रहा है और लीटर आपका प्लस में है, तो इसका मतलब ये आपका 0 फर्स्ट, इसके बाद क्या बचा, सेकंड। थर्ड ऑर्डर के लिए तो पावर 2 में जाएगी, है ना। तो यहाँ पावर 1 में है, लीटर की पावर 1 है, मोल की पावर -1 है, तो समझ जाइए ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर। क्यों, देखो अगर यहाँ पे 1 माइनस 2 में करूंगी तो 1 माइनस 2 का मतलब क्या है, -1। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, है ना, और फिर बाहर -1 है और टाइम हो गया सेकंड में, तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर -1 और -1 प्लस का हो गया, सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यानी कि ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पेपर में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे हम। एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो सबसे पहले करेंगे। चलो, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर निकालना है, डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, के की आपको डायमेंशन यानी कि यूनिट निकालनी है। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे ए पार्ट को, ठीक है। क्या दिया है हमको, हमें दिया है रेट इक्वल टू के NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है। सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ऑर्डर सेम हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है, तो 3 देख के 3 नहीं लिख देना है, ठीक है। तो NO2 की पावर देखो क्या है, 2, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2।
अब निकालेंगे उसके डायमेंशंस, यूनिट निकालेंगे। के को यहीं रखो, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो के इक्वल टू रेट अपॉन में क्या है NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की क्या हो गई मोल लीटर इनवर्स, टाइम की क्या हो गई सेकेंड इनवर्स। ठीक, NO2 ये क्या है, ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था, कंसंट्रेशन। तो मोल पर लीटर यानी कि लीटर इनवर्स, इसकी पावर क्या है 2। ठीक, एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स कट गया, इस वाले को ऊपर भेज दो, तो ये हो गया मोल की पावर -1। लीटर पहले से -1 है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा प्लस का 1, और क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। ठीक है, समझ में आया, यही आती है जीरो ऑर्डर की। अभी तो बताया था क्या कि लीटर की पावर 1 और मोल के इनवर्स और 1 1 हो तो समझ जाओ सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब बी पार्ट पे। बी पार्ट देखिए, ये है हमारी बी पार्ट की रेट लॉ, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 1 + 1 2। अब क्या निकालेंगे यूनिट, के को यहीं रखो बाकी को इधर शिफ्ट करो। तो के इक्वल टू रेट अपॉन में H2O2 की कंसंट्रेशन I- की कंसंट्रेशन। ठीक, रेट की यूनिट क्या रहेगी, रेट की यूनिट रहेगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। H2O2 कंसंट्रेशन है तो यूनिट क्या रहेगी मोल लीटर इनवर्स, ये तो ए पार्ट जैसा ही हो गया। I- की भी कंसंट्रेशन है तो ये भी क्या होगी मोल लीटर इनवर्स, एक से एक कट गया, ये ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकेंड की पावर -1। ऑर्डर 2 था तो इसलिए दोनों की यूनिट क्या रहेगी हमारी सेम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट पार्ट्स, नोट करिए खुद से सॉल्व करिए। मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद वीडियो को फॉरवर्ड करके चेक करो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है ना देख देख के ही नहीं करना होता है, खुद से सॉल्व करना होता है, बैड मैनर्स। चलो सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में रेट इक्वल टू क्या है के, फिर है एसिटल एल्डिहाइड CH3CHO को क्या कहते हैं एसिटल एल्डिहाइड, या फिर आयुपैक नेम क्या हो गया इथेनॉल, इसकी पावर है 3/2। तो ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई, ऑर्डर की वैल्यू आ गई 3/2। के की यूनिट निकालेंगे, ये CH3CHO को इस तरफ टरकाओ, के इक्वल टू रेट अपॉन में CH3CHO की पावर 3/2। रेट की यूनिट क्या होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या है मोल लीटर इनवर्स, और फिर पावर कितनी है 3/2। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मोल की पावर 3/2 लीटर की पावर -3/2। ठीक, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो के इक्वल टू, मैं बस वैसे साइड में सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, जैसे ऊपर क्या है मोल की पावर है 1 और नीचे क्या है मोल की पावर है 3/2। अब मैं इस मोल को ऊपर ले जा रही हूँ, जब मैं इस मोल को ऊपर ले जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी माइनस का 3/2, तो इनटू में मोल की पावर -3/2 हो गया। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड, तो मोल 1 प्लस में माइनस का 3/2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 1 - 3/2, इसको सॉल्व करो। 1 - 3/2 2 -3 कितना आ गया माइनस का हाफ, तो हो गया मोल की पावर -1/2। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ मोल की पावर -1/2। अब लीटर को सॉल्व करेंगे, लीटर का देखो ऊपर है लीटर की पावर -1
और नीचे डिनोमिनेटर में है लीटर की पावर माइनस का 3/2, ऊपर ले जाओ तो लीटर की पावर -1 इंटू में लीटर की पावर -3/2 कितना हो गया, प्लस का 3/2। अब बेस सेम है, ऐड करेंगे -1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे, L इक्वल टू -2 प्लस 3, तो लीटर की पावर कितनी हो गई आपकी 1। ऊपर फिर ऑलरेडी क्या है आपका सेकेंड की पावर -1। तो ये जो आपका ऑर्डर निकला 3/2, इस 3/2 के लिए आपकी यूनिट कितनी आई है, आपकी यूनिट आई है मोल की पावर -12, लीटर की पावर, अच्छा वो 2 रह गया ना, नीचे यहाँ क्या है 2 है, तो लीटर की पावर 1/2 और सेकेंड की पावर -1। नोट करिए इसे। ठीक, अब पढ़ेंगे हम डी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, डी पार्ट को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो डी पार्ट को देखो, डी पार्ट में रेट हमें कितना दिया है, रेट हमें दिया है के C2H5Cl, सबसे इजी। कंसंट्रेशन की पावर 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया 1, ऑर्डर 1 मैंने क्या बताया था, ऑर्डर 1 जिसका होता है उसकी के की वैल्यू यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या आर इनवर्स। के को यहीं रखो, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो के इक्वल टू C2H5Cl। ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाना होता है, ये नहीं कि पता है तो डायरेक्ट लिख दिया, फिर टीचर भी कहेगा हमें भी पता नंबर काटने हैं। ठीक है, टीचर क्या कहेगा, हमें भी पता नंबर काटने हैं। देखो तुमसे बात करते करते मैं गलत लिख दी हूँ। के को यहीं रखो, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में C2H5Cl की कंसंट्रेशन। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब तो सुन सुन के यहाँ तो जाना चाहिए तुम्हें, पेपर में गलत करके आए ना तो फिर देखना। ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स। पूरा पूरा कट गया और क्या आ गया हमारा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में ना ऐसे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं टेबल वाले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मतलब 2 3 3 4 है कुछ ऐसे, 3 मेरे को ध्यान है। ये ना 99.9999% इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो फिर भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, 2 हैं अलग, इस टेबल वाले ही 2 अलग क्वेश्चंस है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उन्हें कर लेना। द रिएक्शन बिटवीन A and B इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। फिलिंग द ब्लैंक्स हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ क्या कहता है, रेट इक्वल टू के, A की पावर उसका ऑर्डर और B की पावर में B का ऑर्डर, और A के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो A की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है 1, और B की पावर कितनी है 0, तो जिसकी पावर 0 वो क्या हो गया 1, तो इसको तो हटा दो। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन गई रेट इक्वल टू के A की पावर 1। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ना आपको सारा डाटा दिया हुआ है, सारा डाटा दिया हुआ है, तो यहां से आप K निकाल सकते हो। तो K क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में A की कंसंट्रेशन। K क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा K। ठीक, रेट की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 10 की पावर -2, और इस वाले के लिए A की वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, एक 10 आएगा, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 इंटू में 10 की पावर -1, यानी कि 0.2 क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई। इसको आप आगे के लिए सॉल्व करोगे। अब आएंगे सेकंड वाले पे। ठीक है, मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ। सेकंड वाले पे आते हैं, एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इक्वल टू के, A की पावर 1 और B की पावर 0, तो उसको हटा दो। सेकंड के लिए
क्या निकालना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालनी है तो के को यहाँ ले जाओ, तो रेट अपॉन में के आपकी ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी। सेकेंड वाले के लिए रेट की वैल्यू कितनी दी है, 4 इंटू 10⁻⁻², और के की वैल्यू कितनी निकाली है, 0.2। पॉइंट हटाया, एक 10 आया, 2 से इस पे काट दिया, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 2 इंटू में 10⁻, ये -2 है, ये +1 है, तो आ गई -1, यानी कि ये भी कितनी आ गई आपकी 0.2। ठीक है, थर्ड वाले पे आएंगे। थर्ड वाले में क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो थर्ड वाले के लिए हम लिखेंगे रेट इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन, रेट इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 0.2, और थर्ड वाले के लिए ए की वैल्यू कितनी है, 0.4। मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आएगी 2 डिजिट, तो ये आपकी आ गई क्या, रेट की वैल्यू 0.08। अब यहाँ देखो सब 10 की पावर में लिखे हुए हैं, तो हम भी क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 8.0 इंटू 10⁻²। फोर्थ पार्ट पे आएंगे। जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या निकालना है, ए की कंसंट्रेशन, तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू में ए की कंसंट्रेशन। ठीक है, ए निकालना है तो के को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा रेट डिवाइड बाय के इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन। रेट कितना है फोर्थ वाले के लिए, रेट है 2 इंटू में 10⁻², और के कितना है 0.2। पॉइंट हटाया, एक 10 आया, 2 से 2 कट गया, और ये कितना आ गया 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, पेपर में आपको ये मिल सकता है, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।